Hello everybody, welcome to Edu4, the PCS batch. Today we are going to discuss a few topics about biology. We are going to introduce life processes, a little bit of control and coordination, the hormonal actions, etc. in our body. PCS की classes में usually biology that is science का एक ऐसा part जिसमें आपको ह्यूमन बॉडी की मिनिमम कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी, दैट इज़ द लाइफ प्रोसेसेस है। लाइफ प्रोसेसेस मीन्स इंसान के बॉडी में चलने वाले वो प्रोसेस जो आपके मेटाबॉलिज्म, आपकी मूवमेंट्स, आपके डाइजेशन, रेस्पिरेशन, अब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, इन चीज़ों से रिलेटेड होते हैं। छोटी क्लासेस में तो आप इनके बारे में पढ़ ही चुके हैं, लेकिन आज इनको एक छोटे से कैप्सूल कोर्स में हम समझेंगे। सो लेट अस बिगिन विद द लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस, ज़िंदगी में चलने वाले वो प्रोसेसेस जो हमें आगे बढ़ाकर रखते हैं, जो हमारी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो हमारे मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो हमारी बॉडी में होने वाले वेरियस प्रोसेसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, हम कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, किस तरह से फूड डाइजेस्ट होता है, इन सब चीज़ों की डिटेल। इसमें सबसे पहला पार्ट जो आज हमने डिस्कस करना है वो है डाइजेशन। डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन की जब भी बात होती है तो आपके माइंड में सबसे पहले खाने पीने की चीज़ें आ जाती है, और न्यूट्रिशन अगेन इज द मोड ऑफ टेकिंग इन फूड। लेट्स टॉक अबाउट न्यूट्रिशन फर्स्ट। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग इन फूड। हम खाने को किस तरह खाते हैं? आपके माइंड में आ रहा होगा कि ऑब्वियसली हम मुंह से खाते हैं, हम लोग इसकी डिटेल नहीं कर रहे हैं। किस तरह खाते हैं मीन्स कि क्या हम कॉम्प्लेक्स फूड कंज्यूम कर रहे हैं, आर वी कंज्यूमिंग कॉम्प्लेक्स फूड और सिंपल फूड? जिस मोड से हमारी बॉडी में फूड एंटर करता है उसे न्यूट्रिशन कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं अमीबा का। जब हम अमीबा की बात करते हैं तो आपको सबको याद आ जाता होगा कि अमीबा वही जो यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर मतलब कि इसमें एक ही सेल है, कोई शेप नहीं होता अमीबा का। जिस अमीबा में सेल ही एक है तो उसका कितना कॉम्प्लेक्स होगा सिस्टम। इफ द सेल इज ओनली वन, सो ऑब्वियसली द सिस्टम विल ऑल्सो बी वेरी सिंपल। अब एक सेल वाला डाइजेशन कैसे करेगा, रेस्पिरेशन कैसे करेगा, एक्सक्रीशन कैसे करेगा? ऑब्वियसली सिंपल प्रोसेस है। लेकिन आपकी तो सिर्फ एक उंगली में ही करोड़ों सेल्स है। तो सोच के देखा जाए कि अगर हमारी उंगली या हमारा ये हाथ या हमारा ये ऑर्गन इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो सोच के देखिए हमारी बॉडी कितनी कॉम्प्लेक्स होगी। और अगर बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स है तो डाइजेशन कितना कॉम्प्लेक्स होगा, एंजाइम्स का कितना बड़ा रोल होगा, मुंह के अंदर इतनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं अमीबा का। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये रहा इसका फूड। इस फूड को बड़ी खूबसूरती से अमीबा एनगल्फ कर लेता है इस तरह से। ये फूड अंदर आ गया, अंदर आने के बाद फूड को फूड वैक्यूल में फेंक दिया जाता है। ये रहा आपका अमीबा, फूड वैक्यूल के अंदर फूड आ चुका है और यहीं पर इसकी स्प्लिटिंग होगी। इस स्प्लिटिंग को डाइजेशन कहते हैं। साइंस में या नॉर्मल इंग्लिश में भी आपने सुना होगा कि एक वर्ड है मैक्रो। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। मैक्रो मॉलिक्यूल्स, लार्जर मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। तो व्हाट इज द स्प्लिटिंग ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स इनटू माइक्रो मॉलिक्यूल्स, दैट इज स्मॉलर वंस। तो बड़े मॉलिक्यूल्स का छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटने को ही डाइजेशन कहते हैं। इसका मतलब ये रहा अमीबा का मोड ऑफ टेकिंग इन फूड। इसने पूरे फूड को अंदर ले लिया, फूड वैक्यूल के अंदर, जहां पर इसकी स्प्लिटिंग हुई। इस स्प्लिटिंग को हम डाइजेशन कहते हैं। तो फिर इस मोड को क्या कहेंगे जिसमें इसने फूड को एनगल्फ किया है? जस्ट लुक एट द वर्ड एनगल्फ। एनगल्फ मतलब पूरे को ही फूड वैक्यूल में ले लिया। इस प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। तो फैगोसाइटोसिस अगर आपके एग्जाम में ये वर्ड आ जाए तो आपको बिल्कुल मिनट भी नहीं लगेगा सोचने में कि फैगोसाइटोसिस, फैगो का मतलब है खा लेना, टू ईट, और साइटो का मतलब है सेल। तो ये सेल ईटिंग हो रहा है। सेल ईटिंग, सेल खाना कैसे खाता है, दिस इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। अब बात करते हैं पिनोसाइटोसिस की। ये नया वर्ड है पिनोसाइटोसिस। इसे कहते हैं सेल ड्रिंकिंग। सेल ड्रिंकिंग मीन्स अमीबा पानी कैसे पिएगा? ऑब्वियसली जिस तरह से इसने अपना फूड वैक्यूल के अंदर लिया है, इसी तरह से इसने वाटर मॉलिक्यूल्स भी अपने फूड वैक्यूल के अंदर ही लेकर उसे अब्जॉर्ब करना है। खाने को फैगोसाइटोसिस और सेल ईटिंग को
पिनोसाइटोसिस कहते हैं। तो ये दो टर्म्स आपके सामने एमीबा को लेके, एमीबा के न्यूट्रिशन और एमीबा के डाइजेशन को लेके करना है आपने। आगे बात करते हैं ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन की। जब हम ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हम बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, हम बड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स मीन्स हम होलोजोइक हैं। होलोजोइक मीन्स हम लोग कॉम्प्लेक्स चीज़ों को खाते हैं और वो हमारी बॉडी में जाकर टूट जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी द कॉम्प्लेक्स थिंग्स दैट यू ईट। आप जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें खाते हो उसमें सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, आप कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ेंगे, आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ेगी तो ग्लूकोज बनेगी डियर स्टूडेंट्स। ग्लूकोज एक माइक्रो मॉलिक्यूल है, इट इज अ स्मॉलर मॉलिक्यूल एंड कार्बोहाइड्रेट इज अ बिगर मॉलिक्यूल डियर स्टूडेंट्स। अब बिगर मॉलिक्यूल मीन्स इट इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल एंड इट विल गेट स्प्लिट इनटू माइक्रो मॉलिक्यूल्स। तो ये काम अपने आप हो जाएगा? जी नहीं, इस काम को करने के लिए हमें एंजाइम्स की जरूरत है जो हमारे स्टमक में मौजूद है। ठीक है जी, तो कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक इनटू ग्लूकोज। आगे बात करते हैं लिपिड्स की। आप में से कई बच्चों को ये बात याद होगी कि लिपिड्स किसका दूसरा नाम है। लो जी, आज आपकी मेमोरी फ्रेश करते हैं। लिपिड्स और फैट्स एक ही बात है। फैट्स जो कि आपने सुना है कि चर्बी, और लिपिड्स उसी का एक कॉम्प्लेक्स नेम है जिसे याद रखना बहुत अच्छा है क्योंकि यू शुड नो कि व्हाट आर लिपिड्स। अगर क्वेश्चन में लिपिड्स आ गए तो एटलीस्ट आप कंफ्यूज तो नहीं होगे कि लिपिड का मतलब फैट ही होता है। हमारी बॉडी में जब भी फैट्स टूटते हैं तो फैटी एसिड्स एंड ग्लीसरोल निकलता है। फैटी एसिड्स प्लस ग्लीसरोल। सभी स्टूडेंट्स के लिए जानना ज़रूरी है कि 90% लोग इस बात को याद ही नहीं रख पाते कि फैट्स की ब्रेकडाउन फैटी एसिड्स प्लस ग्लीसरोल में होता है। जब भी आप किसी से पूछते हैं या जब भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो बच्चों की गलती यहाँ पर हो जाती है यूजुअली कि फैट्स ब्रेक इनटू फैटी एसिड्स। इसके आगे वाला नाम किसी को याद नहीं रहता। यूजुअली लोग सोचते हैं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जबकि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार देखे गए हैं आप लोगों के एग्जाम्स में, जहां पर पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स। अब बच्चों को ये तो याद होता है कि फैट्स ब्रेक इनटू फैटी एसिड्स, तो वो उसी को टिक करते हैं कि फैटी एसिड्स। लेट मी टेल यू, फैटी एसिड्स इज नॉट अ बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट होता है जो उसके साथ निकला, तो उसके साथ ग्लीसरोल निकला है और यही नाम आप लोगों ने याद रखना है। तो फैट्स डोंट ब्रेक ओनली इनटू फैटी एसिड्स डियर स्टूडेंट्स, इट ब्रेक्स इनटू फैटी एसिड्स प्लस ग्लीसरोल, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इज प्रोटीन। हम इंसानों की बॉडी में प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो ऐसे ही नहीं पढ़ा रहता, चाहे वो आपके हेयर हो, नेल्स हो, बॉडी हो, स्किन हो या एपिडर्मिस हो, हाइपोडर्मिस हो, बॉडी के अंदर जितनी भी ईंटों की चिनाई हुई पड़ी है। अब ईंटों की मीन्स सपोज कर लीजिए कि ये बिल्डिंग मेरी बॉडी है, तो इसकी हर एक ईंट मेरी बॉडी बनाई जा रही है, मतलब मेरी ईंटें रख रख के पूरी बॉडी बन गई, ये बिल्डिंग बन गया। उस तरह से आपकी बॉडी की ईंटें सेल्स हैं और इन सेल्स को रखने के लिए हमें प्रोटीन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि ये इसकी सीमेंटिंग हो सके, पूरी बॉडी बिल्ड हो सके। सेल्स ही असली में प्रोटीन्स हैं, मतलब सेल की पूरी बॉडी प्रोटीन से ही बनी हुई है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटीन हमारी बॉडी का बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट है। एक बार ये हमारी बॉडी में एंटर कर गया प्रोटीन, तो इसका सबसे पहला काम होगा रिपेयर मैकेनिज्म। बॉडी में जहाँ पर भी तोड़ फोड़ हुआ पड़ा है, सेल्स टूटे हैं, चोट लगी है, वहाँ पर इस रिपेयर मैकेनिज्म को करने के लिए प्रोटीन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब ये प्रोटीन्स टूटते हैं स्टूडेंट्स तो अमीनो एसिड्स बनते हैं। अमीनो एसिड, आप सोच रहे होंगे कि जितने भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं इनको सिंपल में टूटने की क्या ज़रूरत है। अगर मैं कोई फैटी सब्सटेंस खा लेती हूँ, चीज़ खा लूँ, बटर खा लूँ, तो ये मेरी बॉडी में जाने के बाद इसका टूटना ज़रूर होगा, क्योंकि मेरी बॉडी में ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं है जहाँ पर हम बटर को एज सच कंज्यूम कर लें। ऐसा कोई अरेंजमेंट बॉडी में नहीं है। वो बटर फैट्स वाला पहले टूटेगा फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में और फिर मेरी बॉडी उसे अब्जॉर्ब करेगी। सिमिलर इज द केस विद प्रोटीन, जब वो अमीनो एसिड में टूटेगा, एंड सेम केस विद ग्लूकोज। ओके, और ये ग्लूकोज कहाँ से बना? कार्बोहाइड्रेट से। जो रोटी, फुल्का, ब्रेड, बटर, बिस्किट, केक, जो भी आप खाते हो जिसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो बॉडी में जाकर सबसे पहले ग्लूकोज ही बनेंगे, तभी आपकी बॉडी उसे ब्लड में डाल पाएगी। तो ये रहा द ब्रेकडाउन ऑफ the complex substances
into simpler ones in our body by the action of enzymes. ये था होलोजोइक न्यूट्रिशन। अगले न्यूट्रिशन की बात करते हैं, ये हमारा नहीं है। द सेकेंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरासिटिक न्यूट्रिशन? जब भी बात करते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन की तो माइंड में दो बातें आती हैं, पहला पैरासाइट और दूसरा होस्ट। पैरासिटिक न्यूट्रिशन एक ऐसे किस्म का न्यूट्रिशन है जिसमें दो लोग हैं। अब होलोजोइक में कौन था? आप और आपका भोजन, आप और आपका खाना, ठीक है, ये दो ही लोग थे। अब वो खाने को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, आपने उसे खा लिया तो। लेकिन पैरासिटिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें एक खाना खाने वाला है और जो दूसरा है वो खुद खाना बन जाता है। तो इसमें एक पैरासाइट होता है और दूसरा होस्ट होता है। अब यहाँ पर होस्ट इसका खाना तो नहीं बन पाया, लेकिन होस्ट की बॉडी में से बहुत कुछ ऐसा निकल गया जो पैरासाइट की बॉडी में एंटर कर गया। एग्जाम्पल, इंसान के सिर पर जुएं पैरासिटिक न्यूट्रिशन का एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पैरासाइट का फायदा होता है, होस्ट का नुकसान होता है। होस्ट का कुछ ना कुछ चला जाता है। वो कैसे होगा, जरा ध्यान से सुनना। दिस इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which there are two organisms. One is the parasite, another is the host, and the parasite depends on host in such a way that the parasite is always benefited and the host is always at loss. host का हमेशा नुकसान इस न्यूट्रिशन में, पैरासिटिक न्यूट्रिशन में होस्ट का हमेशा नुकसान। तो अभी अटेंटिव रहेंगे। लाइस ऑन मैन, इंसान के सिर पर जुएं, वो उसने पाली नहीं होती, वो उसका खून चूसते हैं। तो जो लाइस है, दे आर सकिंग द ब्लड, दे आर टेकिंग द ब्लड एज अ नरिशमेंट फ्रॉम द मैन। अब इसमें नुकसान किसका हुआ? मैन का। तो हो गया ना मैन होस्ट, और जो लाइस है, जुएं हैं, वो पैरासाइट हो गई। आपके मन में ऐसे ही और भी आ रहे होंगे जरूर, जहां पर टेपवर्म इंसान की बॉडी के अंदर या दूसरे जानवरों की बॉडी के अंदर, किसी एनिमल की बॉडी के अंदर, ह्यूमन की बॉडी के अंदर, ये टेपवर्म्स हो जाते हैं। एग्जाम्पल देते, टेपवर्म्स इंसान की बॉडी में कैसे पहुंचते हैं? हम तो टेपवर्म नहीं खाते, तो टेपवर्म्स इतने रिबनी वर्म्स हमारी बॉडी में पहुंचे कैसे? हम लोग जो भी अनक्लीन फूड, अनहाइजीनिक फूड और अनहाइजीनिक प्लेस से अगर पानी पी लें, तो ये जो टेपवर्म है, इसके छोटे छोटे अंडे, जिसे आप लार्वा भी बोलते हो, ये पानी के थ्रू और फूड के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, जो हमें पता भी नहीं लगता। एक बार ये हमारी बॉडी में एंटर करें तो ये हमारे इंटेस्टाइन्स को इन्वेड कर लेते हैं। इंटेस्टाइन्स के अंदर ये धीरे धीरे अपने अपने बॉडीज़ को लॉन्ग कर लेते हैं और लिपटते चले जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल के अंदर। जैसे जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर काम की चीज़ें अब्जॉर्ब होंगी, वैसे वैसे टेपवर्म बड़ा होता जाएगा। लेकिन वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारी नरिशमेंट है, वो हमारे किसी काम की नहीं आ रही, क्योंकि पेट के कीड़े उस खाने को खा रहे हैं जो खाना हमने अपने लिए खाया था। तो इससे होगा क्या कि सब एग्जाम्पल, अगर मेरे पेट में टेपवर्म है तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम होगी? नंबर फर्स्ट, मेरे पेट में पेन होगा क्योंकि टेपवर्म है। नंबर सेकंड, मेरी सेहत नहीं बनेगी, ये बावजूद इसके कि मैं अच्छा खाना खा रही हूँ। सेहत क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि जो नरिशमेंट मुझे अपनी बॉडी के लिए चाहिए थी वो टेपवर्म्स की बॉडी में जा रही है। तो हुआ ना टेपवर्म पैरासाइट और मैं होस्ट हो गई। तो दैट मीन्स होस्ट बॉडी ऑलवेज हैज टू सफर लॉस। होस्ट बॉडी का हमेशा ही नुकसान होता है। ऐसा ही एग्जाम्पल आपके मन में कई सारे होंगे, जैसे रिंग वर्म्स, पिन वर्म्स, लिवर फ्लूक। ये लिवर के ऊपर एक किस्म का एक सुंडी होती है जो लिवर के अंदर इन्वेड कर जाती है। एक चीज़ और आप लोगों के माइंड में ये चीज़ ज़रूर आ रही होगी, आपने जोंक का नाम सुना होगा, जिसे हम लीच भी कहते हैं। लीच, ठीक है। कैटल पर, गाय भैंसों पर, गोट्स पर, काउस बफलोज पर, शीप पर, ये जितने भी ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, वेजिटेशन से, प्लांट से, ऐसे जगहों से लीच जो है वो इनकी बॉडी को चिपक जाते हैं। और इनकी बॉडी को चिपक कर, जैसा कि आपको पता ही है कि जोंक किस तरह से खून चूसता है। हाउ डज अ लीच सक ब्लड फ्रॉम द एंड नरिशमेंट फ्रॉम द कैटल? That means the jonk or the leech is going to put its mouth in the wall of the animal body, and from there it will keep sucking blood. This will lead to
अ लॉस इन द होस्ट बॉडी। लॉस किस चीज का? ऑब्वियसली खून का। तो जितने भी एग्जाम्पल माय डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको दिए, इन एग्जाम्पल्स में नुकसान जिसका हुआ है वो होस्ट है और जिसका फायदा हुआ है वो पैरासाइट है। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ एनिमल्स ही होते हैं। जी नहीं, अब मैं आपको एक ऐसा प्लांट बताऊंगी जो यही काम करता है कि वो दूसरे प्लांट से नरिशमेंट ले लेता है और खुद का फायदा, और जिस प्लांट के ऊपर वो लिपटा उसका नुकसान। ध्यान देना, हम बात करेंगे कस्क्यूटा की। कस्क्यूटा जिसका दूसरा नाम अमरबेल है। अमरबेल की खास बात यह है कि ये एक हेल्दी होस्ट प्लांट के ऊपर लिपट जाता है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, और देखते ही देखते पूरे के पूरे होस्ट प्लांट को कवर कर लेता है। अमरबेल के आसपास छोटे छोटे इस तरह के आउटग्रोथ्स होते हैं जो इसकी दीवारों के अंदर धंस जाते हैं और यहाँ से फ्लूइड, नरिशमेंट और न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। एक बार ये न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब हो गए तो जो होस्ट प्लांट है, जो टारगेट हो गया इसका, जो इसका शिकार हो गया है, उस होस्ट प्लांट के अंदर से नुकसान होना शुरू हो जाता है नरिशमेंट की। कुछ दिनों बाद होस्ट प्लांट बुरी तरह से सूख जाता है और अमरबेल यहाँ से उतरकर किसी दूसरे प्लांट को टारगेट कर लेता है। दिस शोज कि कस्क्यूटा या अमरबेल इज अ पैरासिटिक प्लांट। अब पैरासाइट के बारे में तो आपको बहुत कुछ पता चल गया, लेकिन अगर आपको एग्जाम में आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासिटिक प्लांट, तो आपके पास आंसर है कस्क्यूटा या अमरबेल इज अ पैरासिटिक प्लांट। एक ऐसा प्लांट जो दूसरे प्लांट का अच्छा खासा नुकसान कर देता है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड किस्म की न्यूट्रिशन है कोप्रोजोइक न्यूट्रिशन। माय डियर स्टूडेंट्स, कोप्रो मीन्स एक्सक्रीटा, इंसान या दूसरे जानवरों की बॉडी का सॉलिड वेस्ट, जिसे हम साइंस में फीकल मैटर भी कहते हैं। फीकल मैटर। कई जानवर ऐसे हैं जो दूसरे एनिमल्स के फीकल मैटर को ही अपना फूड बनाकर उस पर जिंदा रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लाइज, दैट इज मक्खियाँ, और पिग्स। फ्लाइज एंड पिग्स, इनका फूड ही दूसरे का एक्सक्रीटा है। तो क्या दूसरे ऑर्गेनिज्म को कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे ऑर्गेनिज्म ने एक्सक्रीटा किया, वेस्ट किया, गाय ने गोबर किया, उस पर मक्खियाँ बैठ के उसे खा रही हैं, तो इससे गाय को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये एक इस किस्म का रिलेशन है जहां पर एक एनिमल दूसरे एनिमल्स के फीकल मैटर को कंज्यूम कर लेते हैं एज फूड। नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। इसे हम कहते हैं सैप्रोबिक न्यूट्रिशन। साइंस में सैप्रो का मतलब होता है डेड। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डेड डीकेइंग ऑर्गेनिजम्स को खाएं उन्हें हम सैप्रोबिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईगल्स, वल्चर्स, क्रो, ये सब डेड ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। ईगल्स एंड वल्चर्स बड़ी खूबसूरती से सैप्रोबिक हैं क्योंकि ये शिकार करने नहीं जाते, रैदर ऑलरेडी हुए शिकार के अंदर से फ्लैश को निकाल कर खाते हैं। क्या हम बैक्टीरिया और फंगस को सैप्रोबिक में ले सकते हैं? जी हाँ, क्योंकि डेड बॉडी पर बैक्टीरिया अपना काम फटाफट स्टार्ट कर देता है, इसीलिए डेड बॉडी डिकम्पोज करती है और उसमें से स्मेल आती है। तो ये थे वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग में जो डाइजेशन है वो किस तरह से टेकअप करता है? एज यू कैन सी द सिस्टम, इस सिस्टम में हम देख रहे हैं कि ह्यूमन बींग के सिस्टम में नॉस्ट्रिल्स वाला एरिया और माउथ वाला जो एरिया है वो किस तरह से सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। अगर बात करते हैं नॉस्ट्रिल की, ये रहा नॉस्ट्रिल जहाँ से सांस आती है, तो हम सोच रहे होंगे कि फिर इसे हम डाइजेशन में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि नॉस्ट्रिल वाला हिस्सा भी हमारे फैरिंग्स वाले हिस्से में पहुँच रहा है। देखते हैं कैसे। इसे हम कहते हैं माउथ। ऑब्वियसली आपने इस नाम से भी याद रखना है, द बकल कैविटी। बकल कैविटी में फूड को अंदर ले लिया जाता है और इसकी च्यूइंग की जाती है। च्यूइंग, एक बार इसकी च्यूइंग हुई तो फूड यहाँ पर पहुँचा हुआ है, यहाँ पे च्यूइंग हो रही है, ठीक है। और ये यहाँ पे 4 रास्ते देख रहे हो आप। पहला रास्ता आ रहा है नोज वाले एरिया से, दूसरा रास्ता जा रहा है लंग्स की तरफ,
इसे हम ट्रेकिया या विंड पाइप भी कहते हैं। इसे हम फूड पाइप या ईसोफेगस भी कहते हैं। ऐसा कोई वर्ड यहाँ पर नहीं है जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुना। ईसोफेगस भी आप सुन चुके हो, फूड पाइप भी आप सुन चुके हो, ट्रेकिया भी, नॉस्ट्रल भी, और ये माउथ वाला रास्ता भी। ये जो चौक बना हुआ है 4 रास्तों का, माउथ, नॉस्ट्रल, ईसोफेगस एंड ट्रेकिया, इस चौक को फैरिंक्स कहते हैं। फैरिंक्स वो जगह है जहां पर ये चारों रास्ते आकर जुड़ जाते हैं। इसके अलावा ये भी याद रखना जरूरी है कि क्या फैरिंक्स वाले एरिया में बहुत सारी चेकिंग होती है? जी हाँ। जो भी खाना, क्योंकि हम डाइजेशन पढ़ रहे हैं, जो भी खाना आप खाते हो उसे मुंह में चबाया जाता है, मैस्टिकेट किया जाता है। मैस्टिकेशन के टाइम पे क्या कोई डाइजेशन होती है? 99% स्टूडेंट्स कहते हैं नहीं होती, क्योंकि मुंह के अंदर तो डाइजेशन हो नहीं सकती, क्योंकि आपने डे 1 से यही लर्न कर रखा है कि डाइजेशन अकर्स इन द स्टमक, लेकिन डाइजेशन माउथ से शुरू हो जाती है। सारी तो नहीं, मगर काफ़ी हद तक की डाइजेशन माउथ में ही शुरू हो जाती है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि माउथ में ऐसी कौन सी चीज़ है जो डाइजेशन करवाएगी। आप सभी को पता है कि माउथ में सलाइवा है, एंड सलाइवा हैज़ एंजाइम कॉल्ड सैलिवरी अमाइलेज। सैलिवरी अमाइलेज किसका नाम है? ये एक ऐसे लिक्विड एंजाइम का नाम है जो हमारे थूक में मौजूद है। सैलिवरी अमाइलेज का काम है कि ये थोड़ा बहुत स्टार्च डाइजेस्ट कर देता है। थोड़ा बहुत मतलब कितना? 30%। जितनी देर तक रोटी या कोई ब्रेड या कोई पीस फूड का आपके माउथ के अंदर है, तो उसमें जितना भी स्टार्च है उसका 30% मुंह के अंदर ही डाइजेस्ट हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ स्टार्च, और कोई चीज़ नहीं। स्टार्च इज डाइजेस्टेड एंड ब्रोकन डाउन इन द माउथ। हम सोचेंगे कि 70% क्यों रह गया, वो कहाँ पर डाइजेस्ट होगा? वो पेट में डाइजेस्ट होगा। रीज़न, मुंह में 30% ही क्यों? क्योंकि मुंह के अंदर फूड बहुत थोड़ी देर के लिए रखा था आपने चबाने के लिए। बच्चा सोचता है कि अगर ज़्यादा देर तक रखेंगे तो क्या हजम होगा? जी नहीं, क्योंकि सलाइवा का सिर्फ इतना ही काम है कि उसने पार्शियल डाइजेशन, दैट इज इनकम्प्लीट डाइजेशन ऑफ स्टार्च करना है, सारा नहीं करना है, बाकी का स्टमक करेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका डाइजेशन इन माउथ 30%। ये फैरिंग्स है, ये वो कॉमन जगह है जहाँ पर चारों के चारों रास्ते मिलते हैं। ठीक है, और जो भी फूड मैस्टिकेट होता है माउथ के अंदर, वो आगे ईसोफेगस के रास्ते होते होते स्टमक तक पहुंच जाता है। अब इसका सिस्टम नंबर 2, दैट इज द स्टमक एरिया। लेट्स टॉक अबाउट द स्टमक एरिया। जहां पर ईसोफेगस आया और खत्म हुआ, वहीं से शुरू हो जाता है आपका स्टमक। स्टमक की क्या खास बात है कि स्टमक बहुत ज़बरदस्त ऑर्गन ऑफ डाइजेशन है। अब माउथ के अंदर आपने देखा कि 30% ही डाइजेशन हुई है, तो बाकी का सारा डाइजेशन, छोटी बड़ी कोई कच्ची पक्की जैसी चीज़ आपने खाई है, उससे स्टमक काफ़ी हद तक हजम कर देता है। जिन्हें वो हजम नहीं कर पाता, वो या तो वॉमिटिंग में बाहर आ जाते हैं या एक्सक्रीटा के साथ अनडाइजेस्टेड ही बाहर निकल जाते हैं। मतलब स्टमक की जी जान कोशिश रहती है कि जो कुछ भी आपने खाया है उसे ब्यूटीफुली डाइजेस्ट किया जा सके। स्टमक को अगर हम ध्यान से देखें तो स्टमक के कुछ हमें पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। ये एक ओपनिंग है स्टमक का, और ये दूसरा ओपनिंग है। जिस वक्त खाना स्टमक के अंदर डाइजेस्ट होता है तो ये दोनों ओपनिंग बंद हो जाते हैं, ये बंद हो जाते हैं। यहाँ पर एक स्फिंक्टर लगा है, इस स्फिंक्टर को हम कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक इसीलिए क्योंकि ये स्फिंक्टर दिल के थोड़ा पास पड़ता है, इसलिए नहीं क्योंकि ये पार्ट दिल से रिलेटेड है। इसका दिल से कोई लेना देना नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है कि दिल के करीब पड़ता है, इसलिए इसका नाम कार्डियक रख दिया, क्योंकि दिल यहीं कहीं है, लेफ्ट में। आगे बढ़ते हैं। स्टमक के अंदर बहुत मोटे मोटे वॉल्स हैं। स्टमक की दीवार बहुत मोटी है। कितनी मोटी? कम से कम 4 लेयर यहाँ पर स्टमक की दीवार के बन जाते हैं। 1 2 3 4, इतनी मोटी लेयर स्टमक की 4 वॉल थिक है ये। जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने ये याद रखना कि सबसे अंदर वाली दीवार का क्या नाम है। अंदर वाली दीवार का नाम है म्यूकोजा। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ये म्यूकस रिलीज करता है। म्यूकस मीन्स एक स्लाइमी ऑयली सब्सटेंस। ये ऑयली सब्सटेंस क्यों रिलीज हो रहा है? इसलिए क्योंकि आपके स्टमक के अंदर एक ज़बरदस्त एसिड बनता है डाइजेशन के लिए। उस एसिड का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहीं हमारी बॉडी के अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जी,
और कहीं ये हमारी बॉडी के अंदर ज़बरदस्त नुकसान ना करा दे। इसीलिए ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमारे स्टमक पर वार ना कर पाए, इसके लिए म्यूकोजा वाला लेयर मौजूद है। म्यूकोजा इस बात को चेक करता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जो काम दिया गया है दैट इज डाइजेशन, ये वही करवाए, ना कि खुद स्टमक की ही दीवारों का नुकसान होने लग जाए। जैसा कि आपको पता है कि एसिड इतनी खतरनाक चीज़ होती है कि इसे हम घर में रख नहीं सकते, इसे हम किसी प्लास्टिक बॉटल में नहीं रख सकते, नहीं तो ये प्लास्टिक को खा जाता है। हम इसे किसी मेटल कंटेनर में नहीं रख सकते, नहीं तो ये मेटल के साथ रिएक्शन कर जाता है। आप सोच के देखिए, वो एसिड जो धातु नहीं छोड़ता, जो मेटल नहीं छोड़ता, उसको उसके साथ भी रिएक्ट कर जाता है, जंग लगा देता है, कोरोड कर देता है मेटल को, वो हमारे स्टमक को कैसे छोड़ देगा भला। इसीलिए हमारे स्टमक में नेचर ने ये इंतज़ाम कर रखा है कि एक म्यूकस की ज़बरदस्त लेयर मौजूद है। ये लेयर किसी भी हालत में एसिड के असर को आपके पेट के दीवारों में नहीं होने देता, और जब भी ये एसिड किसी वजह से ज़्यादा हो जाता है तो आपको हो जाती है एसिडिटी। इसीलिए बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले खाना, या बहुत ज़्यादा पेट भरकर खाना, या बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करना, ये सब चीज़ें HCl को ट्रिगर करती हैं और एसिडिटी जैसी मुसीबत हम पर आ जाती है। दूसरी चीज़, अगर किसी पर्सन का पेट खाली है या वो बार बार मील्स को स्किप कर रहा है, खाना खा नहीं रहा, ठीक है, तो पेट के अंदर खाली पड़ा हुआ एसिड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है और एसिडिटी तब भी हो जाती है। तो मिर्च मसालों वाली एसिडिटी तो आपने 1000 बार सुनी होगी, लेकिन ये सच है कि अगर पेट खाली रह जाए तो भी एसिडिटी का खतरा रहता है, क्योंकि डाइजेस्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए आपको ज़्यादा देर तक बिना खाने के नहीं रहना चाहिए, और दूसरी तरफ आपको ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें अगर आप बैलेंस करके रखोगे तो HCl खुशी खुशी अपना काम करेगा और स्टमक की दीवारें भी बची रहेंगी। आगे बढ़ते हैं। ये जो दूसरा आप स्फिंक्टर देख रहे हो, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर है। पाइलोरिक स्फिंक्टर, आप सोच रहे होंगे ये स्फिंक्टर चीज़ क्या है। स्फिंक्टर एक ऐसे दरवाजे को कहते हैं जो किसी एक डायरेक्शन में खुलता है, किसी एक तरफ खुलता है। ये वाला स्फिंक्टर सिर्फ नीचे को खुलेगा। आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है। अगर ये स्फिंक्टर सिर्फ नीचे को ही खुलता तो फिर हम वॉमिटिंग कैसे करते हैं, उल्टी कैसे करते हैं। इस स्फिंक्टर का सारा कंट्रोल हमारे ब्रेन के साथ है। जब तक आप खाना खा रहे हो इसने नीचे को खुलना है। इसकी उल्टे डायरेक्शन में ओपनिंग सिर्फ एक ही शर्त पर होगी, जब ब्रेन को ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि इस पर्सन ने या तो कुछ जहरीला खा लिया है या बहुत ज़्यादा खा लिया है, या किसी भी वजह से, किसी सफ़र के वजह से, किसी दवाई के वजह से, किसी एलर्जी की वजह से, किसी एंजाइम या हार्मोन के वजह से अगर इस पर्सन का उल्टी करने का दिल कर रहा है तो ये कार्डियक स्फिंक्टर उल्टे डायरेक्शन में खुल जाएगा और वॉमिटिंग आसानी से हो जाएगी। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में कभी भी ये स्फिंक्टर उल्टे डायरेक्शन में नहीं खुलता। कंटिन्यू करते हैं स्टमक के अंदर के फंक्शंस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के क्या फंक्शंस हैं, क्या करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी बॉडी में डाइल्यूट फॉर्म में है। डाइल्यूट मीन्स तरल। तरल मतलब इसमें पानी है, पानी के फॉर्म में है। अगर इसमें थोड़ा बहुत पानी मिला हुआ है तो इसीलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना कोरोसिव और इतना घातक नहीं है हमारी बॉडी के लिए। दूसरे किस्म का एसिड कंसंट्रेटेड होता है। यहाँ पर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट मीन्स पानी घुला हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में सबसे पहले कौन सा फंक्शन करेगा। सबसे पहले ये बैक्टीरिया को मार देगा। इट विल किल द बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया, हमने तो बैक्टीरिया खाए नहीं, कौन से बैक्टीरिया को मार देगा। ये उस बैक्टीरिया को किल कर देता है जो हम लोग बाई चांस गलती से खाने के साथ खा लेते हैं। जैसे कि कभी प्लेट साफ़ नहीं थी, कभी हाथ साफ़ नहीं थे, कभी बर्तन साफ़ नहीं थे, कभी अगर आप बाहर से खा रहे हो तो क्या पता वो अनहाइजीनिक पर्सन हो, या कोई होटल या कोई ढाबा इस तरह का है जहाँ से कहीं ना कहीं से बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर अगर कर गया फूड के साथ तो ये किल कर देता है। आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसी बात है फिर तो हमें बीमार पड़ना ही नहीं चाहिए, हम जहाँ से मर्जी खाना खाएं, HCl ने बैक्टीरिया को मार ही देना है। लेकिन बात ऐसी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया हर एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड हर किस्म के बैक्टीरिया को मार देता है। हाइड्रोक्लोरिक की बस की बात नहीं है। कई किस्म के कॉम्प्लेक्स बैक्टीरिया, छोटे मोटे बैक्टीरिया को मारना हाइड्रोक्लोरिक एसिड कर देगा। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा डेंजरस है, जैसे साल्मोनेला है, ठीक है, या माइकोबैक्टीरियम है, ये भारी बैक्टीरिया है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बस की बात नहीं है। और अगर ये बैक्टीरिया किसी तरह हमारी बॉडी में चले जाएँ तो कोई बचाव नहीं है, बस वो इन्फेक्शन फिर होके रहता है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हाइजीनिक और साफ़ सुथरे जगह से ही खाना खाएं।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पहला फंक्शन, इट किल्स अनवांटेड unusual bacteria that is present in your food. On the other hand, we also talk about it provides acidic medium for food. Acidic medium means कभी कभी हम लोग बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, ऐसे केस में उस खाने को थोड़ा सा हल्का करके नीचे की तरफ ले जाने का काम इसका है। यही रीज़न है कि कभी कभी अगर आपने बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करी तो थोड़ा सा आप चल फिर लेते हो। इससे क्या होता है कि वो जो एक्स्ट्रा जो बल्क है फूड का वो थोड़ा नीचे चला जाता है। इसे नीचे धकेलने में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एक बड़ा खास फंक्शन है कि जब आप खाना खाने के बाद सैर करते हो या थोड़ा सा वॉकिंग कर लेते हो तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस बल्क को थोड़ा सा रिड्यूस करके कम करके नीचे को ले जाता है और डाइजेशन थोड़ी आसान हो जाती है। तो सेकेंड रोल है, इट प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम फॉर फूड। तीसरा, इट स्टॉप्स द एक्शन ऑफ सलाइवा। इसका काम है ऑफ सलाइवा। अब ये क्या चीज़ है? स्टॉप्स द एक्शन ऑफ सलाइवा मीन्स मतलब कि खाना जो पेट में जा गिरा इसमें ऑलरेडी सलाइवा दैट इज थूक मिक्स्ड थी। जितना भी सलाइवा आपके पेट तक पहुंच चुका है फूड के जरिए, उसके एक्शन को रोकने का काम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है कि बस अब तुम अपना काम खत्म करो, अब हम अपना काम शुरू करेंगे। सो दिस इज हाउ योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टॉप्स द एक्शन ऑफ सलाइवा। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एग्जाम में किस तरह से पूछा जाएगा ये क्वेश्चन? सपोज आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इनमें से कौन सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन नहीं है, तो इन 3 फंक्शंस के अलावा एक गलत फंक्शन जरूर लिखा होगा। अगर आपको ये 3 फंक्शंस अच्छी तरह आते हैं तो आपके लिए चौथा फंक्शन जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता ही नहीं है उसे पिक करना बड़ा आसान होगा। सो दिस इज हाउ यू कैन ईजिली फाइंड आउट दैट विच ऑफ द फॉलोइंग is not a function of hydrochloric acid. So you should remember that hydrochloric acid performs 3 functions: stops action of saliva, provides acidic medium for food, and what does it do? It kills bacteria. That is, it does not allow the bacteria to multiply in your food. यहाँ पर स्टमक का रोल खत्म हुआ। आगे बात करते हैं स्टमक के बाद आने वाला पहला हिस्सा, द ड्यूओडिनम। ड्यूओडिनम, ड्यूओ इसीलिए क्योंकि ये 2 जगह से सीक्रीशंस को ऐड करवाएगा। पहली जगह है लिवर और दूसरी जगह है पैनक्रियाज। हम इंसानों की बॉडी में स्टमक के बिल्कुल नीचे पत्ते शेप का, लीफ शेप का एक ग्लैंड मौजूद है जिसका नाम है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या करता है? ये अपना जूस रिलीज करता है जिसका नाम है पैनक्रियाटिक जूस। डियर स्टूडेंट्स, पैनक्रियाटिक जूस बोला है तो इसका मतलब ये कई सारे जूसेस का मिक्सचर है। ऐसे जूसेस जो प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स सबको डाइजेस्ट करवाने में मदद करेगा, विटामिन्स इन्हें तोड़ने में मदद करेगा, हमारी बॉडी में इजीली अब्जॉर्बेबल बनाने में मदद करेगा। डियर स्टूडेंट्स, अब सीन ये है कि पैनक्रियाज रिलीज करता है पैनक्रियाटिक जूस और लिवर जो है वो रिलीज करता है बाइल जूस। इसका मतलब बाइल जूस का काम कुछ और है और पैनक्रियाटिक जूस का काम कुछ और है। जी हाँ, पैनक्रियाटिक जूस का काम इन तीनों न्यूट्रिएंट्स को तोड़ना है और बाइल जूस का काम फैट्स को तोड़ना है। तो आप सोच रहे होंगे कि फैट्स तो यहाँ पर भी टूट रहा है। जी हाँ, लेकिन जितने भी बॉडी के कॉम्प्लेक्स फैट्स हैं जिसका कोलेस्ट्रॉल बनता है उसे तोड़ने में मदद करने के लिए यहाँ पर बाइल ही होगा। ये फैट्स को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में तोड़ेगा ये भी, लेकिन इसका रोल इतना प्रोमिनेंट नहीं होगा जितना कि बाइल का है। फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। खास बात यह है कि इस किस्म की ब्रेकडाउन को हम डाइजेशन नहीं कहते। एक नया वर्ड आप सभी के लिए, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन क्या है? इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन फैट्स के टूटने को कहते हैं। तो इसमें इमल्सिफिकेशन क्यों कहते हैं? सीधा डाइजेशन कह देते हैं। इमल्सिफिकेशन इसीलिए क्योंकि बाइल जूस लिवर के द्वारा सिक्रीट होने वाला वो जूस है जो पूरे के पूरे फैट्स दैट इज चर्बी का इमल्जन बना देती है। इमल्जन मीन्स उसका एक पेस्ट बना देती है, लिक्विड बना देती है। उसके बाद फैट्स बड़े आसानी से हमारी बॉडी के मॉलिक्यूल्स में घुस जाते हैं। अदरवाइज फैट्स इतने बड़े मॉलिक्यूल्स हैं कि इन्हें हमारे सेल्स के अंदर
अब्जॉर्ब करना बहुत ही मुश्किल काम होगा। थैंक्स टू बाइल जो ये काम आसान कर देता है और फैट्स का इमल्जन बना देता है। इस इमल्जन बनाने को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। यहां पर लिवर और पैनक्रियाज का रोल खत्म हुआ। हम देखेंगे कि लिवर का एक और एडिशनल रोल भी है जो बहुत काम का है। मतलब कि सीक्रीशन ऑफ बाइल के अलावा लिवर एक मदद और कर रहा है आपकी, और वो क्या हेल्प है ज़रा ध्यान से देखिए। वो है स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज। क्यों भाई स्टोर करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जितना खाना आप खाते हैं उसमें काफ़ी सारा ग्लूकोज आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है। तो क्या हम सारे ग्लूकोज को एक ही दिन में खपत कर देते हैं, उसकी क्या यूज़ कर देते हैं? अब जितना पैसा आप कमाते हो सेम डे पे सारा तो नहीं ना खर्च देते। उसी तरह से जितना भी एक्स्ट्रा एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर जा चुकी है वो सारी की सारी एक ही सांस में खर्च नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मैंने 3 घंटे पहले खाना खाया था, वो डाइजेस्ट भी हो गया होगा, साइड भी हो गया, ठीक है, मेरे स्टमक से निकल गया है, इंटेस्टाइन में पहुँच चुका होगा या पहुँचने वाला होगा। तो फिर इसका मतलब ये कि अगर तो उस एनर्जी को मैंने यूज़ किया तो ठीक है, और अगर मैंने नहीं यूज़ किया तो वो एनर्जी कहाँ जाएगी? सिमिलरली 2 से 3 दिन तक अगर कोई पर्सन खाना नहीं खाता, ये तो चलो फिर ज़्यादा हो गया। आप ये देख लीजिए कि करवा चौथ में लेडीज़ एक पूरे दिन वो खाती नहीं है, तो वो पूरा दिन अगर नहीं खाती तो शाम को मर थोड़ी जाते हैं वो, इसीलिए क्योंकि जो लिवर है वो बैकअप का काम करता है, एनर्जी बैकअप। एक तरीके से टेक्नोलॉजिकल भाषा में बात की जाए तो लिवर आप लोगों की बॉडी की बैटरी है। बैटरी, एक ऐसी बैटरी जिसमें इतना बैकअप है कि वो आपको 25 दिन से 35 दिनों तक जिंदा रख सकता है, इतना उसमें एनर्जी है। एनर्जी मीन्स ग्लूकोज। तो लिवर ग्लूकोज को स्टोर करके रखता है। अब अगर कल को बॉडी में किसी किस्म की दुख सुख, बीमारी या कोई ऐसी चीज़ या व्रत रखना पड़ जाए या किसी वजह से आप खाना नहीं खा पा रहे, तो इस केस में लिवर के पास इतनी एनर्जी है कि वो आपके दिल को धड़कता हुआ रखे, सांस को चलता हुआ रखे और बॉडी को वर्किंग कंडीशन में रखे। इसके लिए सारी ताकत और सारी एनर्जी आपके लिवर के अंदर स्टोर्ड है। तो लिवर के 2 फंक्शन हो गए, पहला फैट्स की इमल्सिफिकेशन और दूसरा स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द डियोडेनम वी कम टू द स्मॉल इंटेस्टीन। दिस इज द स्मॉल इंटेस्टीन, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इंसान के शरीर में 7 से 8 मीटर तक का होता है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, छोटे बच्चों में थोड़ा कम और एक फुल ग्रोन एडल्ट में 7 to 7.3, 7.5 मीटर्स लंबा स्मॉल इंटेस्टीन। और ये जो आपको साइड में नजर आ रहा है, दिस इज द लार्ज इंटेस्टीन। स्मॉल इंटेस्टीन को अगर हम ओपन करके देखें तो कुछ ऐसा नजर आएगा। स्मॉल इंटेस्टीन साइड से, ये साइड व्यू देखिए। स्मॉल इंटेस्टीन के अंदर पूरी तरफ, पूरे सर्कल की तरफ along the diameter you will find finger like projections। ये finger like projections को प्यारे बच्चों विलाय कहते हैं। विलाय मीन्स दे आर आउटग्रोथ्स। और अगर इसका कट स्ट्रक्चर देखें हम डियर स्टूडेंट्स ऐसे, तो हम देखेंगे कि इसके अंदर की तरफ विलाय किस तरह से फैला हुआ है। ये देखिए, मतलब जब फूड यहां से गुजरेगा तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस उस विलय में से काम की चीज़ों को अब्जॉर्ब कर लेंगे। काम की चीज़ें अब्जॉर्ब होने के बाद वो सब कुछ ब्लड को दे दिया जाएगा बॉडी में, और वेस्ट चीज़ें यहीं रह जाएंगी और इसे क्रॉस करेंगी। जैसे जैसे पूरे के पूरे स्मॉल इंटेस्टीन में से सारा का सारा यूजफुल मटेरियल अब्जॉर्ब होगा
और वेस्ट मटेरियल इसके अंदर पड़ा रह जाएगा, तो वो सारा वेस्ट मटेरियल धीरे धीरे इस तरफ एंटर कर जाएगा। ये इस प्रोसेस को हम अब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब्जॉर्प्शन मीन्स काम की चीज़ें अब्जॉर्ब्ड और वेस्ट चीज़ों को आगे लार्ज इंटेस्टाइन में पुश कर देना। स्मॉल इंटेस्टाइन के इन पार्ट्स को क्या कहते हैं? सबसे बाहर वाले पार्ट को जैसा कि आपने देखा हमने डिओडेनम कहा, डिओडेनम, और इसका जो शुरू का हिस्सा है इसे हम कहते हैं जेजुनम, और जो आखिरी के हिस्सा है उसे हम कहते हैं इलियम। तो डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम आर द 3 पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो गया है। जैसे ही सारा का सारा वेस्ट अब लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ आता है तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम शुरू हो जाता है। लेट्स चेक। ये स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हुआ और ये लार्ज वन शुरू। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर एक छोटा सा प्रोजेक्शन नजर आ रहा है आपको, जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये रहा लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से सारी काम की चीज़ें अब्जॉर्ब होकर ब्लड को दे दिया जाएगा और वेस्ट जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में धकेल दिया जाएगा। ये लार्ज इंटेस्टाइन के पहले हिस्से को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं असेंडिंग कोलोन। आप सोचोगे कोलोन क्यों? क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन का दूसरा नाम कोलोन है। इसे कहते हैं डिसेंडिंग कोलोन। डिसेंडिंग क्यों? क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है। लार्ज इंटेस्टाइन का वो हिस्सा जो नीचे की तरफ आ रहा है, इस लेटे हुए हिस्से को ट्रांसवर्स कोलोन कहते हैं। ट्रांसवर्स कोलोन। ये इस शेप को सिग्मॉइड कोलोन कहते हैं। और ये रेक्टम and the outer part, the anus. So these are the parts of your large intestine. The large intestine has ascending, transverse and descending colon along with the sigmoid colon leading to rectum and anus. अब हम देखते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन ऐसा क्या करता है हमारे फूड में और डाइजेशन में, इसका कितना बड़ा रोल है। लार्ज इंटेस्टाइन की दोनों दीवारों की तरफ, ये दोनों साइड या चारों साइड, क्योंकि इसके 2 साइड्स तो है नहीं, ये तो राउंडेड है ना, तो लार्ज इंटेस्टाइन की चारों तरफ आपको छोटे छोटे सेल्स मिलेंगे। इन सेल्स को हम गॉबलेट सेल्स बोलते हैं। इन गॉबलेट सेल्स की खास बात ये है कि ये गॉबलेट सेल्स वाटर की अब्जॉर्प्शन में मदद करता है। वाटर अब्जॉर्प्शन, ये देखिए आपका जो वेस्ट इसके अंदर एंटर हो चुका है वो बहुत ही पतला है और उसमें से पानी को अब्जॉर्ब करके एक्सक्रीटा को काफ़ी हार्ड बनाना ज़रूरी है। जब ये एक्सक्रीटा हार्ड हो जाएगा तो ये पेस्ट जैसा हो जाएगा और आपकी बॉडी के लिए बहुत आसान होगा इस पेस्ट को एज अ वेस्ट बॉडी के बाहर फेंकना। जब बॉडी के अंदर प्रेशर बनता है और आप इसे फेंकते हो तो इट इज़ लाइक अ पेस्ट। वो पेस्ट के जैसा क्यों बना? क्योंकि असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन ने इन सेल्स में से, इन सेल्स के जरिए कह लो, सारे पानी को मतलब जो काम का पानी है उसे अब्जॉर्ब कर दिया और जितना वेस्ट है वो अंदर ही पड़ा रह जाएगा। ये जितना वेस्ट है एज यू कैन सी, ये यहीं पड़ा रह जाएगा। वेस्ट विल रिमेन हियर ओनली। ये पूरा का पूरा एक्सक्रीटा बनता चला जा रहा है और ये एक्सक्रीटा धीरे धीरे आपके ट्रांसवर्स कोलोन की तरफ धकेल दिया जाएगा। From the transverse colon it will enter into the descending colon, from the descending colon into sigmoid colon। जैसे जैसे वो इस रास्ते तक पहुंच चुका होगा, जैसे जैसे वो इस रास्ते तक पहुंच जाएगा, जितना भी काम का पानी और सॉल्ट जो रह गए हैं, जो किसी वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन की नज़रों से बच गए और यहाँ पहुँच गए और वो बॉडी के लिए ज़रूरी है, उन्हें गॉबलेट सेल्स ने अब्जॉर्ब कर लेना। एक रीचेकिंग होगी, एक प्रूफ रीडिंग होगी कि देखो जी क्या क्या फेंका जा रहा है। जब देखेंगे कि कोई भी ऐसी चीज़ काम की अब नहीं बची तो वो एक्सक्रीटा कहलाएगी और सिग्मॉइड कोलोन तक पहुंच जाएगी। सिग्मॉइड कोलोन तक पहुंचते ही इंसान की बॉडी में एक प्रेशर डेवलप होगा जो कि ब्रेन के जरिए उसे बताया जाएगा कि ही नीड्स टू गो फॉर डिफिकेशन।
दैट इज अब इसे एक्सक्रीटा या स्टूल्स पास आउट करने की ज़रूरत है। रेक्टम तक पहुंचते पहुंचते प्रेशर विल इंक्रीज एंड फ्रॉम हियर फ्रॉम द एनस द एक्सक्रीटा विल कम आउट ऑफ द बॉडी। इन सारे प्रोसेसेस के नाम हैं। अब्जॉर्प्शन के बाद इस तरह एक्सक्रीटा को बाहर फेंकने के प्रोसेस को डिफिकेशन कहते हैं। डिफिकेशन मीन्स एक्सक्रीटा को या फीकल मैटर को बॉडी के बाहर एनस के रास्ते फेंकना। सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। इनमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे वो इनके एंजाइम्स प्लस किस तरह से ब्रेकडाउन होती है फैट्स की और कार्बोहाइड्रेट्स की, मैक्रोमोलिक्यूल्स की माइक्रोमोलिक्यूल्स में डाइजेशन कैसी होती है उसकी डिस्कशन की गई। और इसके अलावा प्लांट पैरासाइट्स कौन से होते हैं, सैप्रोबिक न्यूट्रिशन कौन सी होती है, उसकी सभी की सभी डिस्कशन यहाँ पर अब हमारी खत्म हुई। Breathing mechanism and the respiration and how does our body emit out energy. Let's see. जब बात रेस्पिरेशन की करते हैं तो हम सोचते हैं कि सांस लेना ही रेस्पिरेशन है, जो कि सही नहीं है। इंसान की बॉडी ब्रीदिंग के अलावा रेस्पिरेशन भी करती है और ये दोनों के दोनों अलग अलग प्रोसेसेस हैं। ब्रीदिंग का मतलब है सिर्फ सांस अंदर लेना, दैट इज इनहेलेशन, और सांस बाहर छोड़ना, दैट इज एक्सहेलेशन। हमेशा हम रेस्पिरेशन के बारे में यही सोचते हैं कि रेस्पिरेशन का मतलब सांस लेना है। जी हाँ, एक तरीके से कह सकते हो, क्योंकि रेस्पिरेशन के द्वारा हम लोगों के बॉडी में जो एनर्जी दैट इज यू कैन से ऑक्सीजन चला जाता है, वो हमारी बॉडी के फूड को तोड़कर हमें एनर्जी देता है। दैट मीन्स आपने खाना खाया ये सोचकर कि अब मुझे ताकत मिलेगी, तो वो ताकत सिर्फ तब मिलेगी जब फूड टूटेगा, और उस फूड को तोड़ने का काम कौन करेगा? ऑब्वियसली ऑक्सीजन करेगा। एंजाइम्स तो चलो करते ही हैं, लेकिन सेल के एंजाइम्स ने क्या करना है? बड़े को छोटे में, दैट इज मैक्रोमोलिक्यूल को माइक्रो में तोड़ना है। अब वो माइक्रोमोलिक्यूल ने सेल के अंदर भी एंट्री करनी है। सेल तो माइक्रोस्कोप से नजर आता है, वो तो इतना छोटा है, तो सेल के अंदर जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एंटर करेगा उसे तोड़ने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। मतलब सबसे ज़्यादा इंट्रिकेट लेवल पे, सबसे ज़्यादा छोटे लेवल पे जब हम लोग फूड की ब्रेकडाउन की बात करते हैं तो उसे रेस्पिरेशन कहते हैं। इसे रेस्पिरेशन में इसलिए रखा गया क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर ये पॉसिबल है ही नहीं। लेट्स सी, ब्रीदिंग इज अ प्योरली फिजिकल प्रोसेस। प्योरली फिजिकल प्रोसेस मीन्स आप सांस अंदर ले रहे हो और सांस बाहर छोड़ रहे हो। आई रिपीट, आप सांस अंदर ले रहे हो और सांस बाहर छोड़ रहे हो। इस इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, सांस अंदर सांस बाहर को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। मतलब आप कहोगे कि रेस्पिरेशन तो फिर सेल के अंदर हुआ, तो ये भी रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन के अंदर ही एक और छोटा प्रोसेस होता है जिसे हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं। अभी ये जो बैठे बैठे आप कर रहे हो, ये क्या है? ये क्या है जो आप बैठे बैठे कर रहे हो? ये इस लेक्चर को सुनते हुए ये जो आप अंदर बाहर सांस ले रहे हो, इसे हम कहते हैं ब्रीदिंग। और ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू हाउ। ब्रीदिंग में सांस अंदर और बाहर छोड़ने के अलावा आपका कोई रोल नहीं है। इसके बाद जो भी हालत होगी वो, मतलब कि जो भी फूड का हालत होगी और ऑक्सीजन का क्या रोल होगा, इसे हम रेस्पिरेशन में कहेंगे। देखिए कैसे। जब आपने सांस अंदर ली तो आपने क्या अंदर लिया? आपने अंदर लिया ऑक्सीजन। जब आपने सांस बाहर छोड़ी तो आपने क्या बाहर छोड़ा? ऑब्वियसली आपने बाहर छोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो ऑक्सीजन आपने अंदर लिया है, ये फाइनली कहाँ पहुंचा? इसका क्या बना? ये किधर पहुंचा? इसका एंड कहाँ हुआ है? उसे हम रेस्पिरेशन में लेंगे। इस चीज को और भी ब्यूटीफुली डिटेल में समझाने के लिए लेट अस डिस्कस द सिस्टम। As you have understood that respiration is the breakdown of glucose into carbon dioxide and water. I repeat, respiration is the breakdown of glucose into carbon dioxide and water. ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाना, साथ में एनर्जी निकाल देना, रेस्पिरेशन है। इस प्रोसेस में मदद करने वाला ऑक्सीजन था। और ये चीज की लोकेशन क्या है? ये हुई कहां पर? ये हुई हमारे सेल्स में। फर्क देखिए स्टूडेंट्स। और ब्रीदिंग कहां पर हुई? हमारे नाक में, लंग्स में, फेरिंग्स में, लैरिंग्स में, ऑर्गन्स में। तो जब रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो आपने सांस ली है उसे हम कहते हैं ब्रीदिंग। और अंदर लेने के बाद ऑक्सीजन जहां पहुंचा, सेल्स के अंदर पहुंचा, वहां पर क्या हुआ उसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। दिस इज द डिफरेंस।
नाउ लेट्स चेक हाउ। इसे पहले हम सिस्टम के थ्रू समझेंगे। ये रहा हम इंसानों का रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑब्वियसली आपके नोज एंड नॉस्ट्रल्स आ जाएंगे, माउथ वाला एरिया भी आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका ट्रेकिया। ट्रेकिया का दूसरा नाम विंड पाइप है। ट्रेकिया आगे जाकर 2 ट्यूब्स में बंट जाएगा और ये ट्यूब्स खत्म होंगे बड़े ऑर्गन्स पर जिसे हम कहते हैं लंग्स। जैसा कि आप देख रहे हो आपका लेफ्ट लंग राइट लंग से थोड़ा छोटा है। इसका क्या रीज़न हो सकता है? लेफ्ट लंग इज अ लिटिल बिट स्मॉलर देन द राइट लंग। इसका ये रीज़न है क्योंकि लेफ्ट साइड में आपका हार्ट मौजूद है। यहाँ पर ये रहा, ये खाली जगह जो आप देख रहे हो यहाँ पर हार्ट मौजूद है। इस खाली जगह को हम पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। पेरिकार्डियल कैविटी, दिस इज इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रेकिया। ट्रेकिया जिसे आप विंड पाइप भी कहते हो, यहां से हवा ने अंदर जाना है। नोज के रास्ते से नॉस्ट्रिल से होते हुए एयर का ट्रेकिया के अंदर एंटर कर जाना, ये ईसोफेगस की तरफ जा रहा है, स्टमक की तरफ। यहाँ से ट्रेकिया में एंटर कर जाना, ट्रेकिया से होते हुए इन ट्यूब्स में एंटर कर जाना जिसे हम ब्रोंकस कहते हैं, और ब्रोंकस से होते हुए आगे और पतले पतले ट्यूब्स में एंटर कर जाना, और फाइनली एयर बैग्स में एंटर कर जाना। ये सारा का सारा प्रोसेस इनहेलेशन का है, मतलब सांस अंदर। इन बारीक ट्यूब्स को हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। हर एक ब्रोंकियोल खत्म होता है पॉपकॉर्न जैसे स्ट्रक्चर पे जिसे हम एल्वियोलाई कहते हैं, एयर बैग्स भी कह सकते हैं, एयर बैग्स। ये एयर बैग्स एल्वियोलाई हैं और जितनी भी हवा या ऑक्सीजन आपने अंदर ली है वो इसी के अंदर जा भरेगी। आप इसका पाथवे देखिए, फ्रॉम नॉस्ट्रिल एंड माउथ। समटाइम्स इफ यू आर ब्रीदिंग थ्रू माउथ, nostril, nostril to nose to nostril, nostril to trachea, from trachea to the branched bronchus, from bronchus to thin tubules called bronchioles, from bronchioles to popcorn like air bag structures known as alveoli। तो alveoli तक आपकी सांस दैट इज ऑक्सीजन अंदर पहुंच गई है। ये जो बैठे बैठे आप कर रहे हो वो यही कर रहे हो, आपने केवल इतना ही किया है। alveoli में कुछ होता है, लेट्स सी वो कुछ क्या है। ये रहा, सांस पहुंच गई है पतले पतले ट्यूब्यूल से होते हुए आपके एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई की खास बात यह है कि इसके ऊपर जाली जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। एज यू कैन सी देयर इज अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। ये जो जाली ऊपर लगी हुई है एल्वियोलाई के, ये और कुछ नहीं बल्कि ब्लड है। दिस होल इज द ब्लड विच इज कमिंग फ्रॉम द आर्टरीज, द वेन्स, ये सारा ब्लड है। ये अलग अलग सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर यहां पर पहुंचे हैं। सेल्स ने ऑक्सीजन को यूज किया और कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स के पास ले आए कि ले लीजिए, बाहर फेंक दीजिए। ये देखिए, ये जो पूरा रेड कलर का आप लेयर देख रहे हो इसके ऊपर, ये ब्लड कैपिलरीज का, ये कैपिलरी नेटवर्क है ब्लड का, ब्लड से भरा हुआ, और ये आपके लंग्स के साथ कनेक्शन बना बैठे हैं। आप अपने सांसों के थ्रू जितनी ऑक्सीजन लेते हैं वो यहाँ पहुँच गए। ये देखो, लो जी, ये एल्वियोलाई के अंदर है, और ये जो ऊपर जाली लगी हुई है इसमें क्या है? इसमें है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। ब्लड ने क्या करना है? कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को दे देना है और बदले में ऑक्सीजन को अंदर ले लेना है, ऑक्सीजन को अंदर ले लेना है। तो व्हाट इज ब्लड गोइंग टू डू? ब्लड विल रिसीव ऑक्सीजन एंड गिव CO2। वो CO2 एल्वियोलाई से होते हुए बाहर चले जाएंगे
और इस रास्ते से होते हुए हमारे माउथ और नॉस्ट्रिल के रास्ते से एक्सहेल कर दिए जाएंगे। ये पूरा का पूरा ब्रीदिंग प्रोसेस है जो इस वक्त आपको दिखाया जा रहा है कि ब्रीदिंग इज अ प्योरली फिजिकल प्रोसेस इन विच यू आर इनहेलिंग एयर, you are exhaling air, whatever air you have inhaled, whatever air you have taken in is going to go into the tissues, और लेकर कौन जाएगा? ब्लड। और ब्लड ने उसके बदले में आपको क्या दिया? जो आपने ऑक्सीजन अंदर ली उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड को मुंह से बाहर फेंका गया। इसलिए आपकी एक सांस अंदर, एक सांस बाहर, फिर एक सांस अंदर, एक सांस बाहर, इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। Let's see further what will happen after this। ये ऑक्सीजन जा कहाँ रहा है? देखिए, आपके जितने भी सेल्स होते हैं उन सेल्स के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये वर्ड आपने पहले भी सुना है, द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसे पावर हाउस क्यों कहते हैं? ध्यान से देखना। ब्लड जितना भी ऑक्सीजन लेकर आपके एक शरीर के अंदर पहुंच चुका है वो सेल्स को या माइटोकॉन्ड्रिया को जाकर वो ऑक्सीजन पकड़ा देता है। दूसरी तरफ जो खाना आपने खाया है वो ऑलरेडी माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंचा हुआ है। ये काम भी ब्लड ने ही किया था। तो ब्लड ने आपके माइटोकॉन्ड्रिया को ग्लूकोज भी दे दिया और ऑक्सीजन भी दे दिया। अब आगे का रोल है माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या करना है? C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज को आपके द्वारा सांस ली गई ऑक्सीजन की मदद से गंदी हवा दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में कन्वर्ट कर देगा, प्लस साथ में एटीपी एनर्जी आपकी बॉडी में से निकाल देगा। ये एटीपी एनर्जी आपकी बॉडी को जिंदा रखेगा, चलता रखेगा, दिल धड़कता रखेगा, सांसें चलती, ग्रोथ। आप जो जिंदा हो वो इसी एटीपी की वजह से हो। इसका मतलब आपके द्वारा खाया हुआ खाना और आपके द्वारा ली हुई सांस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यूटिलाइज की जाती है, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी निकलता है। अब यहाँ इस पॉइंट पर अब मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का। ये जो आप बैठे बैठे कर रहे हो ये ब्रीदिंग है, और ऑक्सीजन अंदर पहुंचने के बाद क्या करती है इसे रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ये होल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इसका मतलब रेस्पिरेशन की लोकेशन सेल्स है। रेस्पिरेशन सेल्स में होता है, मतलब कि आपके सेल्स में रेस्पिरेशन दैट इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी एनर्जी। आपके नॉलेज के लिए बता दो कि एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स वाला ये कंपाउंड ताकत देता है हमारे शरीर को, जिंदा रखता है हमारे शरीर को। सो दिस इज रेस्पिरेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। सांस से रिलेटेड कौन सी परेशानियां, कौन सी बीमारियों का सामना इंसान को करना पड़ता है। इसमें सबसे पहली बीमारी है अस्थमा, जो कि सांस से रिलेटेड एक बीमारी है, अभी डिस्कशन होगी। अगली है एम्फीजिमा, अगला है ब्रोंकाइटिस। इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स हैं, याद रखना है। और अगला है ऑक्यूपेशनल डिजीजेस। लेट्स सी व्हाट इज अस्थमा। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें किसी भी इंसान के बॉडी के अंदर जितने भी एल्वियोलाई हैं उनसे निकलने वाला जो म्यूकस है वो वीजिंग कॉज करता है। वीजिंग कॉज करने की वजह से जब ये पर्सन सांस लेता है तो इसकी एल्वियोलाई की जो कंट्रैक्ट और रिलैक्स होने की कैपेबिलिटी है, क्षमता है, वो ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है। ऐसे केस में ये एल्वियोलाई प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पाता, और जब आप ज़ोर से भी सांस लो वो थोड़ा सा ही खुल पाते हैं। इस केस में बॉडी में अच्छे अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं जा पाता। इसीलिए इस पर्टिकुलर प्रोसेस में एक पर्सन वीज करने लगता है, दैट इज़ इसकी बॉडी में सांस की कमी आती है, दम घुटने लगता है और दिक्कत खड़ी हो जाती है। आपने देखा होगा कि जो लोग अस्थमैटिक पेशेंट्स होते हैं उनकी बॉडी को आराम देने के लिए यूजुअली उनके पास पंप्स होते हैं जो वो लोग
मुंह के पास ले आते हैं और उससे उस दवाई को अपने सिस्टम के अंदर छिड़क देते हैं, जिससे कि उनकी सांस थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती है। अस्थमा एक क्योरेबल डिजीज़ है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ही साल पुरानी है तो उसका इलाज तो है, बट प्रॉपरली जड़ से नहीं उखड़ता, क्योंकि कभी भी पॉलन ग्रेन, डस्ट, एलर्जी, सफोकेशन, भीड़ भाड़, धूल मिट्टी, ये सारी चीज़ें अगर ये पर्सन उसका सामना करने लग गया दोबारा से, तो फिर से अस्थमा जहाँ से शुरू हुआ है वहीं पे पहुँच जाता है। इसलिए अस्थमेटिक पीपल भीड़ भड़क्का और बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी वाला एरिया और बहुत ज़्यादा धुएँ वाले एरिया को थोड़ा सा अवॉइड करें तो ही बेहतर होगा। आगे बात करते हैं एम्फीजिमा का। एम्फीजिमा एक ऐसा डिसऑर्डर है, जैसे अस्थमा पॉलन ग्रेन की वजह से होता है, पॉलन की वजह से हो सकता है, डस्ट के वजह से हो सकता है, सफोकेशन के वजह से हो सकता है, लेस ऑक्सीजन के वजह से हो सकता है, ठीक है। तो उसी तरह एम्फीजिमा सिर्फ और सिर्फ स्मोकिंग के वजह से होता है। स्मोकिंग करने से इस पर्सन की बॉडी में अच्छे खासे अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड चला जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक डेंजरस, पॉइजनस, डेडली पॉइजनस गैस है। ये डेडली पॉइजनस गैस हमारे लंग्स के अंदर बनना शुरू हो जाता है जैसे जैसे आप सिगरेट के स्मोक को अंदर लेते हैं। जब ये सिगरेट का स्मोक कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है तो हमारे लंग्स के अंदर उसके कंट्रैक्टेबिलिटी एंड रिलैक्सेशन पे फर्क पड़ने लग जाता है। दूसरी ओर यही कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर ही अंदर लंग्स लाइनिंग में जख्म कॉज कर देता है। ये जख्म इतने बिगड़ जाते हैं कि खांसते हुए, बलगम फेंकते हुए इस पर्सन के मुंह से खून निकलता है। एम्फीजिमा एक डेंजरस डिसऑर्डर है, इसका इलाज नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप स्मोकिंग करते रहोगे या आप किसी तरह से वो धुआं अंदर लेते रहोगे तो ये वन टाइम धुआं अंदर चला गया, इसके निकलने का कोई रास्ता हमारे इंसान के शरीर में नहीं है। अगर धुआं अंदर पहुंचा है तो वो नुकसान ही कर रहा है, कर चुका है, करता रहेगा, लेकिन बॉडी के बाहर नहीं आ सकता। हर एक स्मोक पर जब आप सांस को अंदर लेते हो तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर पहुंच जाता है टोबैको के रास्ते, टोबैको भी बीच में ही है, निकोटीन बन जाता है। और प्लस इसके अलावा जैसे ही आप उस कार्बन मोनोऑक्साइड को बाहर फेंकने की कोशिश करते हो तो अनफॉर्चुनेटली सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है और कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर ही आपके खून में रह जाता है। क्योंकि ये पॉइजनस गैस है तो ये हमारे हीमोग्लोबिन पर अटैक करते हैं, खून के अंदर तैरते रहते हैं और ब्लड कैंसर जैसी डेंजरस बीमारी तक हमें पहुँचा देते हैं। एम्फीजिमा एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में ही गड़बड़ हो गई है क्योंकि ये पर्सन स्मोकिंग कर रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ योर लंग्स या ब्रोंकस। हमारे बायो में, साइंसेज में आपने ये वर्ड कितनी बारी सुना होगा कि कई वर्ड्स आइटिस से खत्म होते हैं। ब्रोंकाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकस। ब्रोंकस उस ट्यूब का नाम है जो मैंने आपको बताया था अभी कि वो ट्रैकिया से होते हुए दो ऐसे ट्यूब अलग अलग हो जाते हैं जो लंग्स की तरफ जाते हैं। ये ब्रोंकाइटिस क्या है? ब्रोंकस की स्वेलिंग, ये रहा ब्रोंकस, और ब्रोंकस की स्वेलिंग को ब्रोंकाइटिस कहते हैं, सोजिश। और ब्रोंकाइटिस क्यों हुई? ऑब्वियसली स्मोकिंग की वजह से, डस्ट एलर्जी की वजह से भी कई लोगों को ब्रोंकाइटिस हो जाता है। ये कभी भी मत सोचना कि अगर कोई पर्सन सिगरेट पी रहा है तो वो सिर्फ खुद का नुकसान कर रहा है। वो जो धुआं छोड़ रहा है वो उन लोगों का भी नुकसान कर रहा है जिन्होंने सिगरेट ना तो पी ना खरीदी, लेकिन उन्हें भी अपनी बॉडी के साथ कंपेंसेट करना पड़ता है, पेनल्टी भरनी पड़ रही है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि स्मोकिंग ना करें, ना एक्टिव स्मोकर बने ना पैसिव स्मोकर बने। ब्रोंकाइटिस छोटे बच्चों को होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, उनकी बॉडी काफ़ी प्योर एंड क्लीन होती है, और अगर किसी भी किस्म से डेंजरस केमिकल हवा उनकी बॉडी में एंटर कर जाए तो ये डिजीज़ हो जाता है। ब्रोंकाइटिस का इलाज नहीं है क्योंकि इस इन्फ्लेमेशन में चोकिंग और कभी कभी डेथ भी हो जाती है। ज़्यादातर बुजुर्ग भी इस बीमारी का टारगेट रहते हैं। आगे बात करते हैं ऑक्यूपेशनल डिजीजेस की। ऑक्यूपेशनल डिजीजेस उन डिजीजेस को कहते हैं जो किसी भी पर्सन की बॉडी में उसके अपने काम धंधे, दैट इज ऑक्यूपेशन के वजह से सांसों के थ्रू आ जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है न्यूमोनोकोसिस। न्यूमोनोकोसिस एक ऐसी बीमारी जिसमें लंग्स बुरी तरह से खराब हो जाते हैं, न्यूमोनोकोसिस। और ये लंग्स इसलिए खराब हुए हैं कि इस पर्सन के नाक के अंदर कई किस्म के केमिकल चले गए हैं। ये कब होता है? जब ये पर्सन किसी केमिकल इंडस्ट्री या दवाई की फैक्ट्री में काम करता है। अनदर इज एस्बेस्टोसिस।
सीमेंट की फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों में एस्बेस्टोसिस पाया गया है। इन लोगों की बॉडी में जो सीमेंट और टीन की चादरें बनती हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा सीमेंट पार्टिकल्स एंड सिलिका पार्टिकल्स हवा में तैरते रहते हैं। जो लोग यहाँ पर काम करते हैं उन लोगों की सांसों में बहुत ज़बरदस्त अमाउंट में ये सिलिकन चला जाता है। इधर ये सिलिकन इनके लंग्स में पहुंचा तो ये जाते ही अंदर की म्यूकोजल लाइनिंग को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं और इस केस में एस्बेस्टोसिस नाम की बीमारी हो जाती है। इसका इलाज नहीं है, इस पर्सन को इसके साथ जीना पड़ता है, दवाइयाँ मिलती रहती हैं, चलती रहती हैं, बट जड़ से ये बीमारी उखाड़ी नहीं जा सकती। थर्ड है सिलिकोसिस। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, सिलिकॉन के फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों में सिलिकोसिस पाया गया है। सिलिकॉन के कई पार्टिकल्स सांसों के थ्रू लंग्स में पहुंच जाते हैं और सिलिकॉन ऑब्वियसली ये डैमेजिंग इफेक्ट देता है इनर लंग वॉल को। इधर लंग वॉल की कैपेसिटी ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन बुरी तरह से डैमेज हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से सांस लेने के बावजूद भी ये पर्सन प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को अपने बॉडी तक नहीं पहुंचा पाता। ये भी एक खतरनाक डिजीज़ है, इलाज इसका भी नहीं है, दवाइयाँ तो बंदा लेता रहता है मगर जड़ से उखाड़ी नहीं जा सकती क्योंकि सिलिकॉन लंग्स के लेयर्स के अंदर चला गया है। एस्बेस्टोसिस, निमोनोकोसिस, सिलिकोसिस। तो ये रहे बीमारियां लंग्स से रिलेटेड, ब्रीदिंग से रिलेटेड। जैसा कि हमने देखा कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में न केवल इन डिजीज़ेस का हमने ध्यान रखना है कि ये डिजीज़ेस हमारी बॉडी में ना हो, इसके अलावा क्लीन एयर और प्योर एयर की ब्रीदिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अर्ली मॉर्निंग वाली एयर और लेट इवनिंग वाली एयर यूजुअली अच्छी होती है, लेकिन अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो अर्ली मॉर्निंग वाली हवा ही सबसे बेस्ट होती है क्योंकि लेट इवनिंग में हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। सुबह के टाइम पर अभी गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं या ऐसा कुछ नहीं हो रहा है या किसी भी किस्म का पोल्यूशन हवा में नहीं है, तो सुबह के टाइम पर फोटोसिंथेसिस का रेट प्लांट्स का बहुत ज़्यादा हाई होता है। इस केस में अगर आप सुबह की हवा, पार्क में घूमना, लॉन में घूमना या आप सैर वगैरह करते हो तो आपके लंग्स के लिए एक बहुत ही बड़ा वरदान है क्योंकि हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन आपके लंग्स में पहुंच जाता है। अगर बात करें इवनिंग आवर्स की तो यूजुअली लोग कहते हैं कि इवनिंग के टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेट है वो ज़्यादा होता है। अगर आप लेट इवनिंग में या इवनिंग आवर्स में अगर आप पार्क में सैर कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इस वक्त ज़्यादा है। ऑक्सीजन तो है नहीं, आप अपने दिल की तसल्ली के लिए सैर ज़रूर कर रहे हो लेकिन आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कोई एंट्री नहीं हो पा रही है क्योंकि रात के टाइम पर प्लांट्स भी ऑक्सीजन ही ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। यहाँ पर रेस्पिरेशन, ह्यूमन बीइंग लाइफ प्रोसेसेस का ये वाला पार्ट खत्म हुआ। सर्कुलेशन ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, साइंसेस का ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है सर्कुलेशन, जहाँ पर हम लोग बॉडी के ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, इसकी बात करेंगे और हमारे बॉडी में ब्लड का और हार्ट का कितना प्रोमिनेंट रोल है, किस तरह के फंक्शंस ये करते हैं, उनकी डिस्कशन होगी। शुरू करते हैं सबसे पहले सर्कुलेशन के मीनिंग से। Whenever you talk about circulation, we mean to say something is circulating in the body. जी हाँ, सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट इसीलिए क्योंकि आपके बॉडी में सारी काम की चीज़ें एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो ऑर्गन यूज हुआ है उसका नाम है ब्लड। तो लेट्स टॉक अबाउट ब्लड। ब्लड हमारी बॉडी का एक लिक्विड ट्रांसपोर्ट ऑर्गन है, फ्लूइड ट्रांसपोर्ट ऑर्गन, फ्लूइड ट्रांसपोर्ट ऑर्गन। अब ये सारा का सारा ट्रांसपोर्ट इसी ने करना है, अटेंटिव रहेंगे। बात करते हैं सबसे पहले ब्लड के अंदर के लिक्विड हिस्से को हम प्लाज्मा कहते हैं। मतलब कि ब्लड के अंदर जो पानीदार हिस्सा है, जो लिक्विड हिस्सा है, वो प्लाज्मा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उसके अंदर तैरने वाले आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स सेल्स हैं। सेल्स, दैट मीन्स प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, जिसमें तैरने वाले 3 किस्म के सेल्स हैं। ये सारे के सारे सेल्स हैं, द सेल्स। आरबीसी, द रेड ब्लड सेल्स, जिसका दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है इसलिए ये रेड कलर का है। बात करते हैं डब्ल्यूबीसी, इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स,
इसका कोई कलर नहीं होता, ना ही इसमें हीमोग्लोबिन होता है। और आखिरी है प्लेटलेट्स, जिसका नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स ये क्या करता है कि अगर किसी भी किस्म की चोट लग जाए तो उस पर पपड़ी बनाने का काम प्लेटलेट्स का होता है। प्लेटलेट्स हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ दैट पपड़ी, जिसके वजह से ब्लड जो है वो ऊज आउट नहीं कर पाता, चोट लग जाती है तो आपने देखा होगा कि वो क्लॉट बन जाता है जिसे आप छील देते हो, तो ये वही है, ये थ्रोम्बोसाइट्स यही काम करते हैं। सो हियर वी फाइंड 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। ये था कंपोजिशन ऑफ ब्लड। थोड़ी सी बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। आरबीसी के अंदर ऑब्वियसली द रेड ब्लड सेल्स, इसके अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हम इंसानों की बॉडी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काम का पिगमेंट ये है, HB भी कहते हैं इसे, हीमोग्लोबिन। इस वर्ड को अगर हम तोड़ें तो बनेगा हीम प्लस ग्लोबिन। हीम का क्या मतलब है? हीम का मतलब है आयरन और ग्लोबिन का मतलब है प्रोटीन। अब आपको समझ में आएगा कि खून बनने के लिए आयरन और प्रोटीन दोनों की ज़रूरत है। जो भी हरे पत्ते वाली सब्जियां आप खाते हो या आप एग्स, मीट, फिश वगैरह खाते हो, उसमें जितना भी आयरन है वो खून बनने में चला जाता है। पत्ते वाली सब्जियों में स्पेशली बहुत ज़्यादा आयरन पाया जाता है, और ये आयरन जैसे ही आपकी बॉडी में पहुंचा, ये हीमोग्लोबिन दैट इज़ खून बनाने में चला जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पोमीग्रेनेट का जूस दैट इज़ अनार का जूस, उसमें भी काफ़ी अमाउंट ऑफ आयरन होता है और उससे भी अच्छा खासा ब्लड अमाउंट बन जाता है। इसे हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं। अब मैं आपको समझाऊंगी कि इसे रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्यों कहते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट, अब यहाँ पे रेस्पिरेशन कहाँ से आ गया? हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो कॉल्ड, HB इज ऑल्सो कॉल्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट, क्योंकि वो खून के अंदर दैट इज, ये आपका रेड ब्लड सेल है, इस रेड ब्लड सेल के अंदर वो हीमोग्लोबिन ही है। ये रहा हीमोग्लोबिन जो कि इस रेड ब्लड सेल को रेड कलर दे रहा है, और वो हीमोग्लोबिन ही है जो ऑक्सीजन को कैरी करके लाएगा। हीमोग्लोबिन लंग्स से ऑक्सीजन लेकर आता है और सेल्स को दे देता है, और सेल्स से जो वापसी होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, वो भी हीमोग्लोबिन ही करता है। तो हीमोग्लोबिन इज अ कैरियर ऑफ ऑक्सीजन, अ कैरियर ऑफ ऑक्सीजन एंड अ कैरियर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसे क्योंकि इसका रोल रेस्पिरेशन में डायरेक्ट है, इसलिए हम इसे रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं। आगे बात करते हैं WBC की, वाइट ब्लड सेल्स, जिनका कोई कलर ही नहीं है, ये कलरलेस होते हैं, द वाइट ब्लड सेल्स। दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स। इसका सारा रोल इंसान की बॉडी के इम्यूनिटी पे होता है। मतलब ये कि अगर आपकी बॉडी में गॉड फॉरबिड किसी वजह से WBC की कमी आ जाए तो इम्यूनिटी नीचे गिर जाएगी। जितना WBC आपकी बॉडी में रहेगी, इम्यूनिटी उतनी ही बेटर रहेगी, और आपकी बॉडी का जो रेजिस्टेंस है टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस वो आसान हो जाएगी। मतलब कि अगर आपके आसपास कोई बीमार बंदा बैठा है तो आप पर असर नहीं हो रहा है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है। ठीक है, थैंक गॉड कि आपके WBCs ने इस लड़ाई में जीता, और फाइनली वो जो असर होना था किसी और के इन्फेक्शन का, वो हमारी बॉडी में नहीं हुआ। तो WBCs हैव अ मेजर रोल इन इम्यूनिटी। WBCs अच्छा होना, अच्छे लेवल में होना बहुत ज़रूरी है। अगर WBCs किसी का कम हो जाता है ना, तो वो अलग अलग किस्म के डिजीज़ का धीरे धीरे घर बन जाता है, और उसके लिए दिक्कत आ जाती है कि वो अब पहले की तरह इम्यूनिटी नहीं रख पाता। यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म हुआ, जहाँ पर हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स जो हैं वो ब्लड के अंदर तैरते हैं, उनके डिस्कशन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।